हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 2 का सेशन नंबर 3, दैट इज़ स्टोरेज ऑफ गुड्स इन अ रिटेल ऑपरेशंस। अच्छा, अब तक आप सभी लोगों ने पढ़ा कि कैसे हम चीज़ों को रिसीव करते हैं, कैसे उसको डिस्पैच करते हैं, या रिफ्यूजल पॉलिसीज़ वगैरह के बारे में हमने सब कुछ पढ़ा। लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि जो आपने चीज़ें रिसीव की और जो आप चीज़ें डिस्पैच करने वाले हैं उसके बीच में जो स्टोरेज किया जाता है, सामान को रखा जाता है, उसके बारे में कैसे उसको हैंडल किया जाता है, राइट। अगर आप स्टोरेज में फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर एक एग्ज़ाम्पल दूँ स्टोरेज का सिंपल, तो मान लीजिए आपके पास कोई ऐसी मेडिसिन है जो कि अबव 30 डिग्री सेल्सियस पे जाते ही वो ख़राब हो जाएगी, राइट। तो आप क्या मेंटेन करेंगे, आपको क्या, आपका क्या काम होगा वहाँ पे, आपको ये मेक श्योर करना होगा कि जो टेम्परेचर है आप उसको 30 डिग्री से ओवर नहीं होने दे रहे हैं। आप एसीज़ वगैरह यूज़ कर रहे हैं या फिर कोल्ड स्टोरेज वगैरह यूज़ कर रहे हैं, अदरवाइज़ आपके लिए एक बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि आपको जो भी उसका प्रोडक्शन यूनिट है, जो भी आपने सप्लायर से जो भी मेडिसिन आपने ख़रीदी है जितने अमाउंट में, आपको पहले तो वो वाला लॉस अकर्ड करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपका ये भी लॉस है कि वो प्रोडक्ट अगर बिक जाता तो आपका जो प्रॉफिट आता वो भी आपका एक लॉस में कन्वर्ट हो गया। सो बेसिकली आप डबल लॉस इनकर्ड करते हैं इस चीज़ के लिए। ऑलराइट, सो स्टोरेज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्टोरेज से क्या होता है कि आपका रिटेल का जो भी प्रोसेस है बहुत ही स्मूथ हो जाता है। ऑलराइट, वन सेक। ऑलराइट, सो आपका रिटेलिंग का प्रोसेस बहुत स्मूथ हो जाता है। आपके जो स्टॉक रिटेल आउटलेट पे ख़त्म हो जाते हैं, आप उसको इमीडिएटली अपने स्टोरेज से पिकअप कर सकते हैं या फिर वहाँ से मंगाया जा सकता है, आपको डिस्पैच किया जा सकता है, सो दैट सप्लायर से मंगाने में उतना टाइम ना लगे, क्योंकि सप्लायर के वहाँ पे उसको प्रोड्यूस किया जाता है, उसको प्रोसेस किया जाता है, तभी वो आपके पास आता है। तो इट टुक अबाउट 2 to 3 days अपने ऑर्डर को पूरा करने के लिए। तो उस बीच की जो गैप को फिलअप करता है वो आपका स्टोरेज फिलअप करता है। ऑलराइट, मीनिंग मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है कि प्रोडक्शन से और अल्टीमेट कंजप्शन से जो है उसके अंदर एक गैप होता है। उस गैप को पूरा कौन करता है? आपका स्टोरेज एरिया का। ओके, सो स्टोरेज में क्या है कि, अच्छा, स्टोरेज का मतलब ये नहीं है कि आपने सामान उठाया और कहीं भी फेंक दिया, राइट। प्रोडक्ट उठाया और कहीं भी रख दिया उसको, ऐसा नहीं होता। एक प्रॉपर अरेंजमेंट किया जाता है। कुछ बिन्स नंबर मैंने आपको पहले ही समझा चुका हूँ कि बिन का मतलब क्या है, कि एक प्लेस आपको एसोसिएट कर दी जाती है कि बुक्स अगर रखी जानी है, इंग्लिश की बुक अगर रखी जानी है तो इसी नंबर के एरिया में रखी जाएगी, राइट। अगर मैथ्स की बुक रखी जाएंगी तो वो दूसरे एरिया में रखी जाएंगी। ऐसे ही गोज़ ऑन होता है ये सब चीज़ें, राइट। ताकि आप, अगर आपके जो भी आपके ऑर्डर्स आए हैं, जो भी आपके रिटेल स्टोरेज से आपकी डिमांड्स जो भी आई हैं, आप उसको प्रॉपरली फाइंड आउट कर सके कि ये वाली चीज़ें यहाँ पर रखी है। तो आपका उससे क्या होगा, टाइम बचेगा एक तो सबसे पहले, ऊपर से आपका जो लेबर कॉस्ट आप इनकर्ड कर रहे हैं टाइम की वजह से, आपका वो बहुत ज़्यादा बच जाएगा। ऑलराइट, देन उसके बाद नीड ऑफ स्टोरेज। अच्छा, नीड क्या थी? तो सबसे पहली नीड तो आपकी ये है, ज़रूरत क्या है आपकी स्टोरेज की? तो सबसे पहले ये है कि आपका जो एनवायरनमेंट है आजकल बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो चुका है। सो कस्टमर क्या होता है, जो आपका कंज्यूमर है वो बेसिकली क्या है, इन अ हरी, बहुत ज़्यादा आपके हरी में है। वो ऐसा नहीं है कि अगर आपके रिटेलर के पास, आपके पास आया जो कि आपका एक रिटेल आउटलेट है, और उसको वो प्रोडक्ट नहीं मिला, बाय चांस अगर नहीं मिला, तो वो स्विच कर लेगा, वो किसी और रिटेलर से उसको ले लेगा। वो आपके पास दोबारा, ऐसा नहीं है कि आप उसको बोलेंगे कल आए तो कल वो लेके कल आपके लिए वेट करेगा। बहुत ही रेयर केसेस होते हैं कि आपके जो कंज्यूमर्स रहते हैं वो कल के लिए चीज़ें वेट कर लेंगे आपके पास, लेकिन इन जनरल जो भी आपका कंज्यूमर होगा वो स्विच कर जाएगा किसी और रिटेलर। तो आपका एक बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, जितना भी आपका प्रोडक्ट आप बेचने वाले थे वो आप नहीं बेच पाएंगे, ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ योर स्टोरेज। यानी आपने जो चीज़ें मंगाई हैं सप्लायर से, वो आने में आपको टाइम लगा, तो आप इसलिए स्टोरेज की आपकी ज़रूरत आपकी जो है वो पूरी हो जाएगी। तो आप जो कंपटीशन है उसको भी बीट कर पा रहे हैं, अगर आपका स्टोरेज फैसिलिटीज़ या आपका जो पूरा प्रोसेस है वो बहुत ही स्मूथ है, तो रिटेल इस आउटलेट पे आपको चीज़ों की कमी नहीं पड़नी चाहिए। ऑलराइट, देन उसके बाद मैनी प्रोडक्ट्स और कमोडिटीज़ आर कंज्यूम्ड ऑन अ रेगुलर बेसिस, बट मैनी प्रोडक्ट कमोडिटीज़। अच्छा, अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमें ये चीज़ का ध्यान रखना है कि कौन सी चीज़ें रेगुलरली यूज़ हो रही हैं, कौन सी चीज़ें सीज़न वाइज यूज़ हो रही हैं,
और अच्छा, तो इस पॉइंट्स को अगर मेरे को डिफ़ाइन करना है तो मैं इस तरह से डिफ़ाइन करूँगा कि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि रेगुलरली खाए जाते हैं या रेगुलरली कंज्यूम किए जाते हैं, बट जो प्रोडक्शन है उनका वो रेगुलरली नहीं है। तो अगर ऐसी चीज़ है जो सीज़न के हिसाब से आपकी प्रोड्यूस की जा रही है, तो आप उसको क्या करेंगे, आप उसको स्टोर करेंगे ताकि वो पूरे के पूरे साल भर आपको अवेलेबल हो पाए रिटेल आउटलेट पे, ताकि उसका जो कंजम्पशन जैसे कि आपका होने वाला था तो आपको वो ईज़िली अवेलेबल हो जाए आपके स्टोरेज से, क्योंकि आपने उसको साल भर का आपने स्टॉक क्रिएट कर रखा है। उसी तरह से दूसरी चीज़ ये होगी कि आपके जो प्रोडक्ट हैं वो रेगुलर बेसिस पे नहीं खाए जाते या रेगुलर बेसिस पे कंज्यूम नहीं किए जाते, तो आप उसको उसी हिसाब से आप उसका जो स्टॉकिंग होगी। अब चीज़ें क्या हैं, वो प्रोड्यूस हो रही है पूरे साल लेकिन उसको सीज़न वाइज कंज्यूम किया जा रहा है, तो आपको ज़रूरत नहीं है उसको स्टोर करने की। अगर आप उसको स्टोर कर लेते हैं तो आपके अदर जो स्टोरेज एरिया है आपका वो कम पड़ जाएगा और आपको फिर से अगेन वही लॉसेस इनकर्ड होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपके पास चीज़ें नहीं अवेलेबल होंगी। ओके, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है, जैसे कि मेडिसिन या ड्रग्स वगैरह हो गए। ड्रग्स का मतलब वो वाले ड्रग्स नहीं है, ड्रग्स का मतलब भी यहाँ पे मेडिसिन से ही है। ऑलराइट। अच्छा, उसके बाद जो भी आपका रॉ मटेरियल आपने स्टोर किया है वो आप इस तरह से स्टोर करेंगे ताकि वो इजीली अवेलेबल हो जाए। अ, अब जो यहाँ पर हम बात करें, यहाँ पे हम प्रोडक्शन की भी बात करें, अब यहाँ पे सीधा रिटेल आउटलेट की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम इंडस्ट्रियल गुड्स वाली बात कर रहे हैं। अब जो आपने मटेरियल रखा है, जैसे कि आपने आयरन रॉड्स रखी है, तो आपको वो इजीली अवेलेबल हो जाए, आपने इस तरह से उसको प्लेस किया है, किन्हीं चीज़ों के नीचे नहीं दबा के रखा है। राइट। रॉड्स की प्लेसमेंट एक जगह हो गई, प्लेट्स की प्लेसमेंट एक जगह हो गई, या बॉल्स जो आयरन की हैं उसकी प्लेसमेंट एक जगह होगी, तो आपको फाइंड करने में चीज़ें इजी होंगी और आपका जो प्रोडक्शन होगा वो कंटिन्यूस होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपका प्रोडक्शन बीच में ब्रेक हो जाए। ऑलराइट, उसके बाद आपका जो पॉइंट आता है दैट इज़ स्टोरेज ऑफ गुड ड्यूरिंग द रिसेशन। अच्छा, अगर आपका अच्छा, स्टोरेज ऑफ गुड्स, एक सेकेंड, वन सेकेंड। अच्छा, अगर आपका रिसेशन होता है, रिसेशन का मतलब मंदी, अगर आपके कंट्री में मंदी आ जाती है, तो आप जो स्टोरेज करते हैं ना किसी प्रोडक्ट को, तो आपका वो जो कैरिंग कॉस्ट है, कैरिंग कॉस्ट का मतलब क्या है कि आपने किसी सामान को स्टोरेज में रख रखा है। अब उस सामान के लिए जो भी आप प्रिकॉशंस ले रहे हैं, जो भी आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं, जो भी आप फॉकलिफ्ट का फ्यूल यूज़ कर रहे हैं, या फिर जो भी आप लेबर चार्जेस जो दे रहे हैं, वो आपकी किस में आती है, कैरिंग कॉस्ट, क्योंकि आपको उस सामान को वहाँ रखने में कुछ अमाउंट लगाना पड़ रहा है उसके स्टोरेज का ध्यान रखने के लिए। तो वो आपका क्या कहलाता है, कैरिंग कॉस्ट। तो वो आपका कॉस्ट बढ़ जाता है रिसेशन, क्योंकि जो आपका कंज्यूमर है वो ख़रीद नहीं पाएगा चीज़ें। राइट। कम से कम कंज्यूम करेगा चीज़ों को, तो इसलिए आपको जो सामान रखना है वो आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है उसका कॉस्ट जो है, और आपको रिटर्न जल्दी से मिलता नहीं है। सो आपको इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना है कि आप कैसे जो कैरिंग कॉस्ट है उसको मिनिमाइज़ करें। देन उसके बाद है जो आपकी स्टोरेज है, वो डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके कंज्यूमर्स के अंदर क्या डिमांड अभी है या नहीं है। अगर डिमांड है तो कितनी है, अ, और आप उस डिमांड को पूरा कर पा रहे हैं या नहीं। ऑलराइट। देन उसके बाद आपके पास आती है टेक्निक्स कि आपको किस तरह से जो गुड्स हैं उसको स्टोर करके रखना है ताकि वो फाइनल सेल्स तक आपकी जो कॉस्ट होगी वो मिनिमाइज़ होती जाए। सो सबसे पहली जो टेक्निक है दैट इज़ शेल्विंग एंड रैकिंग। सो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ आपको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है, बस बेसिकली ये है कि अगर आप शेल्फ्स या रैक्स वगैरह लगा देते हैं एक प्लेस पे, तो उसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे आप बहुत सारी चीज़ों को रख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर यहाँ पर जो ये यहाँ पे आपको रैक्स दिख रही हैं, यहाँ पे शेल्फ्स दिख रही हैं, तो अगर आप यहाँ पे शेल्फ्स हटा दें तो आप यहाँ पे सिर्फ एक लाइन ऑफ शूज़ या एक लाइन ये जो चप्पल आपको दिख रही है ये लगा सकते हो। पर आपने शेल्फ्स लगा दी तो आप ये देखिए 1 2 3 4 5 6 इस तरह से आप बहुत सारी बहुत सारी जो आपकी स्लीपर्स वगैरह हैं उसको प्लेस कर सकते हैं। ऑलराइट। सो ऑब्वियसली शेल्फ्स एंड रैकिंग्स का बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है आपको।
ऑलराइट, आप जब शेल्फ्स या रैक्स लगाते हैं, आप अपने जो मैन्युफैक्चरर है उसको आप इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो इतने शेल्फ्स हैं, या शेल्फ्स की जो चौड़ाई है उसमें जो गैप होना चाहिए वो इतना होना चाहिए, ताकि आपका जो प्रोडक्ट है वो प्रॉपरली उन शेल्फ्स में फिट हो जाए। अदरवाइज़ आपने छोटी बना दी तो आपके लिए वो वेस्टेज हो जाएगा, राइट। आपका प्रोडक्ट का साइज़ बड़ा है और आपके शेल्फ्स छोटी हैं तो आपको तो बिल्कुल नुकसान हो जाने वहाँ पे। ओके, आपकी जनरली शेल्फ्स और रैक जो होती है वो फिक्स कर दी जाती है, अदरवाइज़ वो हिलती रहेंगी और आपका प्रोडक्ट गिर गया तो आपको फिर से नुकसान हो जाएगा। देन उसके बाद सेफ्टी लेडर्स दी जाती है आपको, ताकि आपके एक्सीडेंट्स ना हो जाए, सामान आपका गिर ना जाए किसी सामान को उतारते हुए, तो आपको वो लेडर्स वगैरह मिल जाती हैं। उसके बाद अगर आप शेल्फ्स या रैकिंग यूज़ करते हैं तो आपके पास बहुत सारा स्पेस होता है आपका मूव करने के लिए, प्रोडक्ट को इधर से उधर ले जाने के लिए, इवन प्रोडक्ट को उसको संभाल के रखने के लिए आपके पास बहुत ज़्यादा स्पेस आपके लिए अवेलेबल हो जाता है, ताकि आपका जो कंज्यूमर जो है वो आ रहा है तो वो प्रोडक्ट को अच्छे से चेकआउट कर सके, बहुत सारे उसको ऑप्शंस इजीली मिल जाए। अच्छा, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इज़ यूज्ड। प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट आई वुड से ये जनरली रेयर केसेस में ही होता है, ऐसा नहीं है कि इसे हर चीज़ में यूज़ किया जाता है। बट या अगर मैं बात करूँ इस जनरल एग्जांपल की, तो आप यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं, आप यहाँ पे आपने देखा होगा जो कलरलेस आपकी पन्नियाँ होती हैं, आप उसको गेट पे लगाते हैं ताकि आपकी धूल वगैरह ना आए, तो वो भी एक प्रोटेक्टिव गियर ही हो गया, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट ही हो गया, ताकि आपका प्रोडक्ट ज़्यादा टाइम तक चले और उस पे धूल मट्टी ना दिखे और नया दिखता रहे वो बेसिकली। अच्छा, गुड्स को आपको लॉजिकल वे में लगाना है, ऐसा नहीं आप कहीं भी कुछ भी पुट ऑन कर दे, जैसे कि आपका अगर हैवी प्रोडक्ट है तो उसको आपको ज़मीन पे रखना है, उसके ऊपर आप लाइट प्रोडक्ट भी रख सकते हैं। ऑलराइट, ऑलराइट, दैट्स ऑल अबाउट जो भी आपकी शेल्फिंग एंड रैकिंग के बारे में है। देन पैलेट की बात करते हैं। अच्छा, मैंने आप सभी को ऑनलाइन सेशन में दिखाया था कि पैलेट आखिर होता क्या है और पैलेट का यूज़ क्या है। सो इस तरह से आपके पैलेट ये आपके एग्जांपल दिए हुए हैं, राइट। अच्छा, ये पैलेट का फ़ायदा ये है कि एक तो आपको ज़मीन पे अपना प्रोडक्ट नहीं रखना पड़ रहा है, ज़मीन पे अगर कोई वाटर वगैरह हो गया है तो आपका जो प्रोडक्ट है या कार्टन्स वगैरह हैं वो गीले नहीं होंगे, ख़राब नहीं होंगे। सो इसका एक बेसिक फ़ायदा ये है, और उसके बाद अब आप इसके ऊपर अगर स्टैक करने लगें, बहुत सारे बॉक्सेस रख दें तो एक बहुत ऊंचा आप स्टैक बना सकते हैं। उसके बाद अगर आप वही स्टैक अगर ज़मीन पे रखते तो उसको उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन यहाँ पे ये आप देख सकते हो उसमें गैप दिए हुए हैं, यहाँ पर ये जो है आपके गैप दिए हुए हैं कुछ कुछ डिस्टेंस पे, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे। वन सेकंड, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो आपका प्लेस है यहाँ पे, ये गैप है और एक यहाँ पर आपका गैप है। इन गैप्स के अंदर क्या होता है, अच्छा, इन गैप्स के अंदर क्या होता है, आप फॉकलिफ्ट की जो उसके दांते होते हैं, आपने फॉकलिफ्ट को मैंने दिखाया था कि फॉकलिफ्ट क्या होती है, वो मशीन इसके अंदर घुस जाती है, इसको इजीली ऊपर उठाती है एंड उसको मूव कराना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। तो ये आपके पॉइंट्स हैं, आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। आप एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखेंगे कि आपका जो पैलेट है वो ऐसा ना हो कि बहुत ही ज़्यादा गली सड़ी लकड़ियों का बन गया है, या फिर उसका जो गैप जो दिया है उसमें बीच में वो फॉकलिफ्ट के जो दांते हैं उसके बराबर नहीं दिया है, तो उससे आपका वो पैलेट पूरा का पूरा ख़राब हो जाएगा। तो आपको वो चीज़ मेक श्योर करनी है। अच्छा, उसके बाद आप बात कर रहे हैं कि स्टोरेज ऑफ डेंजरस और हज़ार्डस गुड्स। तो डेंजरस और हज़ार्डस गुड कौन कौन से होंगे, वो गुड्स जो कि आपको नुकसान कर सकते हैं, जैसे कि आपके हो गए सल्फ्यूरिक एसिड को स्टोर करना हो गया, सल्फ़र को स्टोर करना होगा, अमोनिया जो होता है उसको स्टोर करना होगा। तो इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल हैं जिसको स्टोर करना आपके लिए बहुत हानिकारक होता है। तो उसके लिए सेफ्टी मेजर्स जो होंगे, आपको वो इंस्ट्रक्शन जो भी आपको दिए गए होंगे वो फॉलो अप करने हैं। अच्छा, उसके बाद आप जो भी हज़ार्डस मटेरियल है जैसे ऑयल वगैरह हो गया ना, तो इन सब चीज़ों को आप, ऐसा नहीं है कि बहुत सारी क्वांटिटी में एक जगह रख देंगे, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो उससे क्या होगा, आपका अगर कोई क्लैमिटी वगैरह हो गई या फिर फॉर सम रीज़न कुछ हो गया वहाँ पे, तो उसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा।
कि हज़ारडस मटेरियल जो है उसको हम अच्छे से प्रॉपरली यूज़ करें। देन उसके बाद जो आपका स्टाफ जो आप वहाँ पे अपॉइंट कर रहे हैं वो ट्रेन हो उस चीज़ को हैंडल आउट करने के लिए, राइट। उसको चीज़ें आती हों, मतलब वो ट्रेंड हैं। अगर कोई चीज़ लीक हो रही है तो उसको उसकी जो किट्स आती हैं उसको यूज़ करने में वो ट्रेन हो, अदरवाइज़ वो चीज़ें नुकसान हो जाएंगी आपके लिए। उसके बाद आप रेगुलरली चेक करेंगे हज़ार्डस मटेरियल कहीं लीक तो नहीं हो रहा है, राइट। स्टाफ जो है वो क्या कहते हैं, प्रोटेक्टिव जो गियर्स होते हैं वो पहन रहा है या नहीं पहन रहा है, ये सब चीज़ें आपको मेक श्योर करनी होगी। उसके बाद आपकी है स्टोरिंग फूड सेफली इन अ रिटेल गुड। आई डोंट थिंक इसमें कुछ ज़रूरत है ज़्यादा आपको समझाने की। टेम्परेचर आपको मेंटेन करके रखना है, ड्राई रखना है जगह को, एक्सपायरी डेट चेकआउट करनी है, स्टोरेज एरिया आपका क्लीन है या नहीं है, ओवरलोड तो नहीं कर दिया आपने रेफ्रिजरेटर, इंस्ट्रक्शन आपको सारे फॉलो करने हैं, राइट। स्टोरिंग गुड्स एंड मटेरियल सेफली, आप जो गुड्स हैं मटेरियल है उसको सेफली आप उसको स्टोर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उसके बाद आपको मेक श्योर करना है कि आपके जो एग्ज़िट रूट्स हैं सारे के सारे मार्क हो। अदरवाइज़ आप अगर कुछ भी अगर एक्सप्लोजन वगैरह या कुछ हो जाता है तो एटलीस्ट आपको पता है कि एग्ज़िट्स जो हैं वो कौन कौन से गेट्स हैं। और अगर आप भी नहीं है, कोई और अगर जो अननोन पर्सन है वो अगर वहाँ पे स्टोरेज में चला गया या फिर आपके रिटेल आउटलेट पे आ गया, बहुत बड़ा रिटेल आउटलेट आपका, तो उसको पता है एटलीस्ट कि इमरजेंसी एग्ज़िट्स वगैरह कौन सी हैं, ताकि वो अपने आप को तो बचाने की कोशिश कर सकें, राइट। उसके बाद आपको जो भी आपके एग्ज़िट रूट हैं आप उसको मेक श्योर करो कि उनमें कोई सामान ना लगा दो आप, ताकि आपके अगर आप जाने वाले हों या भागने वाले हों वो आपके लिए ईज़ी हो जाए, राइट। तो आप ये भी मेक श्योर करोगे। उसके बाद आपके जो फायर एक्सटिंग्विशर हैं आप उसको ऐसी जगह पे प्लेस करेंगे जहाँ पे ज़रूरत है आपको, लाइक जहाँ पे मोस्ट प्रोबेबल पॉइंट्स है जहाँ पे आग लग सकती है या फिर कुछ भी क्लैमिटी हो सकती है, तो आप वहाँ पे मेक श्योर करेंगे कि आपने फायर एक्सटिंग्विशर्स वगैरह लगा रखें। अच्छा, फ्लेमेबल आइटम्स का मतलब क्या है, वो आइटम जो जल्दी से ज्वलनशील हैं, जो जल्दी से जल जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं फ्लेमेबल आइटम्स। आप उसको ऐसी जगह नहीं लगाएंगे जहाँ पे इग्निशन हो रहा है, जहाँ पे स्पार्क्स आ रहे हैं या फिर हीटर वगैरह वहाँ पे, राइट। अच्छा, जो केमिकल्स हैं उसको आप जो स्टोरेज है उसको आपको प्रॉपर करना होगा, अदरवाइज़ वो लाइक सल्फ्यूरिक एसिड है तो उसके फ्यूम्स वगैरह भी उड़ते हैं, तो फ्यूम्स जो हैं वो बहुत डेंजरस होते हैं। सो आप उसको भी मेक श्योर करोगे कि आप उसमें जो आपकी जो स्टोरेज है अपने प्लास्टिक कंटेनर्स यूज़ करें हैं ताकि वो गल ना जाए, राइट। अच्छा, जो भी आपका सामान बिखर गया है या ख़राब हो गया है उसको आप क्लियर करके रखेंगे। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके ऑयल के कंटेनर हैं और वो लीक हो गया है और आपने उसको साफ़ नहीं किया है तो क्या हो सकता है, आप गिर सकते हैं, कोई भी गिर सकता है, और उसके पास अगर सामान है तो वो अगर गिर गया तो इट्स वेरी डेंजरस, राइट। अच्छा, और उसके बाद हम प्रोटेक्टिव गियर्स यूज़ कर रहे हैं, ट्रेनिंग इज़ प्रोवाइडेड, आप जो भी आपका स्टाफ है उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। प्रोडक्शन एरिया पे आप मिनिमम जो भी है क्या कहते हैं मटेरियल्स यूज़ कर रहे हैं। सिक्योरिटी है आप प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी हाई वैल्यू गुड्स होते हैं जैसे कि आपके डायमंड शॉप्स हो गई, राइट, तो आप वहाँ पे सिक्योरिटी वगैरह प्रोवाइड करेंगे। साइन जो है वो प्रॉपर यूज़ करेंगे, ऐसा नहीं कि एग्ज़िट की जगह आपने एंट्री लिख दिया और आपको एग्ज़िट का पॉइंट मिला ही नहीं, राइट। आपके जो फॉर एग्ज़ाम्पल आपके जो डोर्स होते हैं ना सेंसर वाले, आप एंट्री के अलग और एग्ज़िट के अलग होते हैं, तो एंट्री वाले पे आप एग्ज़िट करेंगे तो वो हो नहीं पाएगा, राइट, आपके डोर ओपन नहीं होंगे। सो इसलिए आप वो चीज़ जो है प्रॉपर साइनेज यूज़ करेंगे। और सो दिस इज़ अबाउट द सेशन 3 आपका जो भी था पूरा प्रॉपर। आप मेक श्योर करो कि आप अपना काम कंप्लीट करो। और अगर वीडियो आपको बहुत ज़्यादा लंबा लगता है तो आप क्या कर सकते हो, यूट्यूब में इसको आप स्पीड अप कर सकते हो 1.7 की स्पीड से, ताकि आपका जो भी टाइमिंग है वो बच जाए और आपको पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो समझ में अभी आ जाए। सो या आप ऐसे भी इन टेक्निक्स को यूज़ करके भी अपना आप पूरा का पूरा लेक्चर कंप्लीट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।